नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम फास्टैग बेसिस पर डाल दिया है। और वे कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसका जो सेक्शन बचा हुआ है उसके ऊपर तेजी से काम हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे बेसिकली एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन 4 स्टेट्स के अंदर बन रहा है। 601 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और अभी तक यूपी के अंदर जितना भी इसका काम है उसमें से 50% कंप्लीट हो चुका है। बिहार में भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि झारखंड के अंदर भी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह का काम था वो हो चुका है। और अभी तक वेस्ट बंगाल के अंदर इसका काम अटका पड़ा था लैंड एक्विजिशन और इकोलॉजिकल कंसर्न्स के कारण। रवि को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल गई है और साथ ही साथ उन्होंने इसका काम तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। अगली 2 अपडेट टोल प्लाजास को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों देश का दूसरा मल्टी लेन बैरियर फ्री टोल प्लाजा ओपन कर दिया गया है और इसे हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले ही गुजरात के सूरत में NH48 पर पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा सेटअप किया गया था, स्पेसिफिकली 84 विलेज के अंदर। और ओवरऑल अभी दूसरा टोल प्लाजा है उसी टाइप का, जो दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर सेटअप किया गया है, मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम के पहले फेज में 9 अलग अलग स्टेट्स पे काम हो रहा है, जहां पर 17 के आसपास टोल प्लाजास को इसी तरह के बैरियर फ्री टोल प्लाजास में कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें से 2 अभी तैयार हो चुके हैं, बाकी इसी साल के अंदर अंदर आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा एक नया रेलवे स्टेशन अप्रूव कर दिया गया है ठाणे और मुलुंड स्टेशन के बीच। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि मुंबई सबअर्बन रेल में पैसेंजर हैंडलिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन स्पेसिफिकली एक सबअर्बन रेल स्टेशन होगा, क्योंकि मुंबई सबअर्बन रेल के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठाणे और मुलुंड रेलवे स्टेशन मुंबई सबअर्बन रेल के वन ऑफ द हेवीली कंजेस्टेड स्टेशन माने जाते हैं और उन्हीं पर कंजेशन को कम करने के लिए उन दोनों के बीच में नया स्टेशन बनाया जाएगा, जो घोड़बंदर रोड, पोखरण रोड और वागली स्टेट जैसे जो एरियाज है वहाँ के लोगों को सर्व कर पाएगा। सर्वे वगैरह इसमें पाया गया है कि अगर इनके बीच में कोई स्टेशन बनाया जाता है तो ठाणे स्टेशन पर 31%, जबकि मुलुंड स्टेशन पर 24% के आसपास पैसेंजर ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिसके चलते इनको ऑपरेट करना थोड़ा आसान बन जाएगा। और इसी के चलते सेंट्रल रेलवे इस नए स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करेगा। अगली 2 अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एग्जिस्टिंग 8 लेन के रोड का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया है और इस रोड के थ्रू ग्रेटर नोएडा हापुड़ बाईपास और गंगा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ ये फिलहाल जस्ट 6 किलोमीटर का ही रोड है, सेक्टर अल्फा 2 से बुराकी के बीच में बना हुआ है। और अभी इसी रोड को सबसे पहले हापुड़ बाईपास तक एक्सटेंड किया जाएगा। 37 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और एक बार वहाँ तक काम हो जाता है तो उसके बाद फिर इसे हापुड़ बाईपास से गंगा एक्सप्रेसवे तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली ग्रेटर नोएडा भी गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होगा। दूसरे स्टेज की लेंथ 15 किलोमीटर के आसपास होगी। एक बार ये तैयार हो जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा के कम्यूटर्स गंगा एक्सप्रेसवे को 30 से 45 मिनट्स के अंदर अंदर ही रीच कर पाएंगे और ओवरऑल लोगों का यहाँ पर काफ़ी समय बच पाएगा। अगली 2 अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर VOC पोर्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि इस पोर्ट पर बर्थ नंबर 7 को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए फिलहाल अभी ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया गया है। तो दोस्तों जो प्रोग्राम यहाँ पर VOC पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग बर्थ नंबर 7 को एक मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल में कन्वर्ट किया जाएगा, जो अपग्रेड हो जाने के बाद 12,100 TEU कैपेसिटी के लार्ज कंटेनर वेजल्स को काफ़ी इजीली हैंडल कर पाएगा। 517 करोड़ रुपीस इसके ऊपर वो खर्च करेंगे, जहां पर सबसे पहले एग्जिस्टिंग बर्थ की स्ट्रेंथनिंग, ड्रेजिंग और न्यू फेंडर्स और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार होगा। बाकी काम यहाँ पर धीरे धीरे होते रहेंगे। 4.2 लाख TEUs पर एनम की इसकी कैपेसिटी होने वाली है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर आपको एक काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु सबअर्बन रेल के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, क्योंकि के राइड के द्वारा इनकी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ICF को सौंप दिया गया है। दोस्तों बेंगलुरु सबअर्बन रेल के लिए मेट्रो सेल के कोचेस यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है, जो अपने आप में भारत के अंदर नए टाइप के कोचेस और ट्रेन सेट्स होंगे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है वहाँ पर स्पेसिफिकली जो कोचेस मैन्युफैक्चर करेंगे वो कॉरिडोर 2 और कॉरिडोर 4 के लिए होंगे। कुल मिलाकर 153 AC और ब्रॉड गेज वाले कोचेस यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ICF के द्वारा, जिनमें आपको ऑटोमेटिक डोर्स, CCTV, GPS, रीजनरेटिव ब्रेकिंग,
एक्सेसिबल इंटीरियर्स, इस तरह की एडवांस चीज़ें देखने को मिलेंगी। 1513.75 करोड़ रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है और अभी ऐसा बताया गया है कि अगले 18 महीने के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को कोचेस की डिलीवरी स्टार्ट करनी होगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने नोटिफाई कर दिया है 5 सिटीज़ को एज मॉडल ई मोबिलिटी सिटीज़ और इसके अंतर्गत होगा ये कि इन सिटीज़ को ई मोबिलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली प्रपोजल आंध्र प्रदेश की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा सामने रखा गया था, जहां पर विशाखापट्टनम, राजामुंदरी, विजयवाड़ा, नेल्लोर और तिरुपति इन 5 सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा ये कि हर चुनी हुई सिटी में हर 3x3 किलोमीटर के ग्रिड में आपको एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इंटरसिटी ग्रीन कॉरिडोर्स और हाईवेज पर हर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ ईवी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर्स, जीरो एमिशन जोन्स और डेडिकेटेड ई मोबिलिटी सेल्स भी सेटअप किए जाएंगे इन सिटीज़ के अंदर। 50 करोड़ रुपये फिलहाल अभी हर एक सिटी के लिए अप्रूव किए गए हैं और वैसे उस समय बता दूं ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। देश की दूसरी स्टेट्स को भी इसी तरह के इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों जापानीज कार मेकर टोयोटा के द्वारा फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि वो उनकी नई फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर सेटअप करेंगे और ऐसा बताया गया है कि ये और एक सिटी के अंदर ही बनकर तैयार होगी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जापानीज न्यूज़पेपर द निकी के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि टोयोटा भारत के अंदर एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने वाला है कार्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और अभी एज ऑफ नाउ उनमें से एक प्लांट तो टोयोटा के द्वारा क्वालिफाई कर दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर ही बनकर तैयार होगा। इस प्लांट के बारे में कह सकते हैं कि टोयोटा की वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होगी भारत के अंदर। अभी फिलहाल इसके पहले फेज को लेकर डिटेल सामने आई है। स्पेसिफिकली बिल्किन इंडस्ट्रियल नोड में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, स्टैंपिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग इस तरह की वो सारी फैसिलिटीज तैयार करेंगे फैक्ट्री के अंदर। इनिशियल बेसिस पर 1 लाख यूनिट्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होने वाली है और अभी फिलहाल वो पहले फेज को 2029 के पहले हाफ के अंदर ही टारगेट कर रहे हैं, जिसके जल्दी आपको 2800 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों फाइनली सालों के डिले के बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जमीन दे दी है बॉर्डर फेंसिंग के लिए और भी आप कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत अपना सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज के बीच जो बॉर्डर बना हुआ है उसकी लेंथ अराउंड 4100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आयरनी ये है कि अभी तक हम कंप्लीटली इसको फेंस कर ही नहीं पाए हैं। अभी तक 3200 किलोमीटर के बॉर्डर सेक्शन पर हमने फेंसिंग की है। अभी भी 800 किलोमीटर से ज़्यादा का सेक्शन ऐसा है जहां पर फेंसिंग पूरी तरह से बाकी है और ये मेनली वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, क्योंकि बाकी जो इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर फेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वेस्ट बंगाल के अंदर ये काम फंसा पड़ा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ज़मीन ही नहीं दे रही थी बॉर्डर फेंसिंग के लिए। और अभी क्योंकि सेंटर और स्टेट में सेम ही सरकार है, तो इसी के चलते वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा पहली ही मीटिंग के अंदर लैंड अप्रूव कर दी गई है बॉर्डर फेंसिंग के लिए और इसके चलते ओवरऑल हम बांग्लादेश से आने वाले जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोक पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी के समय में भारत के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इलीगल बांग्लादेशीज के नंबर भारत में अभी 1 से 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और क्योंकि बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई है तो ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पर अब क्योंकि फेंसिंग हो पाएगी तो जो नए इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनको तो हम एटलीस्ट रोक ही पाएंगे। फिलहाल वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगले 45 डेज के अंदर जितनी भी लैंड यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो BSF को सौंप दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।